Good morning everyone, welcome to IS Pine. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So guys, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लास्ट की वीडियो में चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 के बारे में लोग बात कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है कि पार्ट नंबर 3 में हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं? गौण लैंगिक लक्षण। आखिर ये क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता भी रहना चाहिए। आपको पता है ये वो लक्षण है जिसमें किसी भी एक से ज़्यादा अगर मादा है, जो भी मादा फिर नर के बीच में जो अंतर होता है वो बड़ी आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे आपका वृषण अंडाशय हो गया, जो क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, जिसके बारे में आपने लास्ट के क्लासेस में जाना था, लास्ट के चैप्टर्स में जाना था। आपको पता है ये दोनों ही क्या होते हैं, युग्मक का उत्पादन करते हैं। मतलब शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं। अब शुक्राणु अंडाणु उत्पन्न कर देते हैं। युवावस्था में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के स्तन का जो विकास होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है और जो लड़के होते हैं उनके चेहरों पे मतलब बाल आने लगता है। दैट्स मीन कि अगर बोला जाए तो दाढ़ी मूंछ आने लगती है इस अवस्था में ही, जिसको हम किशोरावस्था युवावस्था बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को काफ़ी अच्छे से इसके बारे में पता रहना चाहिए। और अगर बात करी जाए इसके बारे में, सॉरी, आपको पता है ये लक्षण जो होते हैं ना, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि लड़के और लड़कियों के बीच में हम काफ़ी हद तक पहचान सकते हैं, और तो ये पहचानने वाला जो लक्षण है इसे हम गौण लैंगिक लक्षण बोलते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है, आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से पता रहना चाहिए। दैन जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि जो लड़के होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनके सीने पर भी बाल आ जाते हैं और का जो लड़कों का सीना होता है वो काफ़ी चौड़ने लगता है, चौड़ा होने लगता है। लड़के और लड़कियों में दोनों में ही मतलब बाल आने लगते हैं। जैसे आपके जांघ है, जांघ से ऊपर भी बाल आने लगते हैं और एक तरीके से प्यूबिक आपके जो क्षेत्र होता है उसमें भी काफ़ी मतलब बाल वगैरह आने स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर बात करी जाए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, आखिर इसका अंतःस्रावी ग्रंथियों का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में अगर आपसे बात करी जाए तो आपको पता लगेगा कि ग्रंथि मतलब, अगर ग्रंथि मतलब क्या होता है, ग्रंथि मतलब एक थैला। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रंथि मतलब एक थैला होता है। अब अंतःस्रावी से निकलने वाला कुछ पदार्थ होता है जिसे हम लोग हार्मोन बोलते हैं, मतलब हार्मोन्स से निकलते रहते हैं। अब हार्मोन्स क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब हार्मोन्स क्या होता है, जनरली स्रावित होता है। वो पाइप के माध्यम से भी हो सकते हैं और आपका ब्लड में भी होता है। मतलब दो तरीके से ये ग्रंथि स्रावित होती हैं, ब्लड के माध्यम से और प्लस आपका पाइप के माध्यम से। अब ये काम किस प्रकार करते होंगे ये जानते हैं? आपको पता है इसमें होता क्या है कि युवा आरंभ में के साथ ही एक तरीके से वृषण है, पुरुष हार्मोन है, तो ये एक तरीके से इसका प्रारंभ करने लगता है, मतलब स्थापना इसका प्रारंभ होता रहता है और ये लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि चेहरे पे बाल आना, लड़कियों में ये होना, तब इसमें अवस्था शुरू होती है। तो अंडाशय भी एक तरीके से स्त्री हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन उत्पादन करना काफ़ी प्रारंभ होने लगता है इस अवस्था में। अब ये अवस्था जो होती है, मतलब इन हार्मोन्स के उत्पादन का जो निर्माण होता है वो निरंतर एक हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि या फिर आपका हाँ, पीयूष ग्रंथि हम इसे बोल सकते हैं। और पीयूष ग्रंथि आपका पता है कि कहाँ पे होती है, पीयूष ग्रंथि जो हमारे प्रेजेंट होती है वो हमारे माइंड में बीच में होती है। आपको ये भी यहाँ पे जान लेना है कि पीयूष ग्रंथि के दौरान ही इसको स्रावित किया जाता है। होप आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझ भी आ रहा होगा। अगर बात करी जाए आपसे, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले और जो भी हार्मोन्स होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। अगर सबसे पहला वर्ड आता है हमारा लक्ष्य स्थल। लक्ष्य स्थल का मतलब क्या होता है पहले से जान लेते हैं। लक्ष्य स्थल वह स्थल होता है जहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं ना वो जाके काम करने लगते हैं। उस शैल को ही उत्तेजित करते हैं जो तैयार, जैसे कि उठो और काम के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके का हम इसे लक्ष्य स्थल बोलते हैं। लैंगिक हार्मोन्स क्या होता है, लैंगिक हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंगिक हार्मोन्स मतलब जो वृषण होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का निकलना, अंडाणुओं का निकलना ही आपका लैंगिक हार्मोन्स कहलाता है।
अगर बात करी जाए लैंगिक हार्मोन्स के द्वारा तो ये कंप्लीट हो ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताया जाए, जस्ट मिनट, अगर आपको पता है कि अगर बताया जाए जो भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, हार्मोन्स है, अब रुधिर प्रवाह होता है तो उसमें ये क्या करते हैं, स्रावित करती हैं, जिससे वे शरीर का विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अन्य स्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे आपका वृषण, अंडाशय, लैंगिक हार्मोन्स स्रावित करती हैं। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया। आप सभी लोग यहाँ पे देखिए पढ़ भी पा रहे हैं, आप इसे एक बार रीड कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगर बात करी जाए कि यह जो हार्मोन होते हैं, जैसे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो गौण लैंगिक लक्षण के लिए काफ़ी उत्तरदायी माने जाते हैं। यह आप बात यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए आप यहाँ पे भी इस बात को, ये वाली लाइन जो मैंने बोली आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं। आपको पता है कि इसमें होता क्या है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं वो एक तरीके से इसके नियंत्रण में होता है। पीयूष ग्रंथि के अनेक हार्मोन्स स्रावित करती है और उसमें एक हार्मोन्स अंडाशय और अंडाणु मतलब वृषण और शुक्राणु में परिपक्व होने लगता है और उसको नियंत्रित करने लगता है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप यहाँ पे भी पढ़ पा रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों में एक तरीके से, जैसे कि पुरुष है, नर है, तो उसमें एस्ट्रोजन स्त्रियों में भी काफ़ी हद तक जैसे स्रावित करने के लिए उद्दीपित किया जाता है इसको। अब जो जैसे इसके बाद की जो प्रक्रिया हुई, जैसे रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में मतलब जो लक्ष्य स्थल होता है, लक्ष्य स्थल तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे ये भी पढ़ पा रहे हैं कि यौनारंभ में क्या होता है कि इसमें शरीर में क्या होता है, परिवर्तन की उद्दीपित करता रहता है इस टाइम में। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के वीडियो में मतलब पार्ट नंबर 4 के बारे में जो हम बात करेंगे वो करेंगे संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। जहाँ तक मैंने आज आपको बताया वहाँ तक आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, तब भी आप क्लास अटेंड करते हैं तो आप इसे एक नोटबुक, एक पेन लेके ज़रूर बैठें। ओके, और अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली की हेल्थ का पूरा ध्यान रखें इस टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।